आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश का देसी रियासतों के साथ संघर्ष। ब्रिटिश का देसी रियासतों के साथ संघर्ष। क्योंकि हमने पिछले क्लास में हमने देखा कि जब विदेशी कंपनी का आपस में टकराव हुआ तो इस वर्चस्व की लड़ाई में फ्रांस हारी और अंग्रेजों का भारत में धीरे 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 प्रभुत्व सत्ता स्थापित हो गई। अब उनको पता है कि भारत पर अगर कंट्रोल करना है तो उन्हें भारत के जो उभरते हुए रियासत है जो भारत पे हुकूमत कर सकते हैं उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि उनके समय में तो मुगलों का शासन भारत में चल रहा है। तो भारत पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिशर्स को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ा। पहला विदेशी कंपनियों से, भारत पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ा। दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा। पहला विदेशी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से। दूसरा उन देशी रियासतों से जो अखिल भारतीय सत्ता रखने की क्षमता रखती थी। उन देशी रियासतों से जो अखिल भारतीय सत्ता रखने की क्षमता रखती थी। तो इन दो मोर्चे पर उनको लड़ना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए उत्तरवर्ती मुगल काल में पूरी तरह अयोग्य साबित हुए और इसका कमजोरी सब अंग्रेजों को भली भांति पता था। और उस समय मुगल सत्ता को खत्म करके या उसको पराजित करके जो देशी रियासतें थी भारत में जो अपना हुकूमत स्थापित की हुई थी, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो मुगल से भी आगे आ सके और भारत पर पूरा कंट्रोल कर सके। तो उन देशी रियासतों जो थे, इन देशी रियासतों को परास्त करने के बाद ही अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब तक रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुगल यानी उत्तरवर्ती मुगल शासक। बंगाल, अवध, मैसूर और मराठा। ये जो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद उसके शासक अयोग्य साबित हो गए। कैसे होंगे वो भी धीरे धीरे करके हम देखेंगे। लेकिन इन शासकों को जो चैलेंज कर रहे थे उस समय तत्कालीन परिस्थिति में बंगाल एक शक्तिशाली रियासत थी, अवध, मैसूर, मराठे, इन चारों में इतनी थी सत्ता पूरे भारत को कंट्रोल करने की। उन्होंने साबित भी किया। मराठा भी पूरे आधे भारत पे राज किए। मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली जैसे शासक हुए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानकारी एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरवर्ती मुगल काल को देख लेते हैं, पोस्ट मुगल इरा।
उत्तरवर्ती मुगल, उत्तरवर्ती यानी पोस्ट मुगल। पोस्ट मुगल हम उनको बोलते हैं जो औरंगजेब के बाद हुए। औरंगजेब के बाद के शासकों को हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक के नाम से जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब के बाद के शासक को बोला जाता है। औरंगजेब की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और इसका फायदा अंग्रेजों ने भरपूर उठाया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जब तक ये नासुर बोला जाता है इनको, अंग्रेजों की किताब, अंग्रेजों के इतिहास का जो लिखे है, जब तक ये जिंदा रहेगा हम भारत को गुलाम हम नहीं बना सकते हैं। तो औरंगजेब के 3 बेटे थे। औरंगजेब के बेटों के बीच 3 बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है। औरंगजेब के बाद 3 बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई, उत्तराधिकारी की लड़ाई। मोहम्मद मुअज्जम एक काबुल का शासक है। मोहम्मद आजम और कामबख्श, मोहम्मद मुअज्जम गुजरात का गवर्नर है और कामबख्श जो है बीजापुर का सूबेदार। बीजापुर का सूबेदार। जाजू की लड़ाई 1700, जाजू की लड़ाई 20 जून 1707 ईस्वी को होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 20 जून 1707 ईस्वी, सब याद रखिएगा, सब फैक्ट में पूछे जा सकते हैं। मुअज्जम ने जाजू की युद्ध में गुजरात के जो शासक थे मोहम्मद आजम को परास्त किया, यानी हराया, और हैदराबाद के पास बीजापुर के सूबेदार कामबख्श को भी पराजित किया। मोहम्मद मुअज्जम ने बहादुर शाह 1 की उपाधि ली और शाह आलम के नाम से गद्दी पर बैठा। जाजू की लड़ाई में मोहम्मद मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों को परास्त किया। आजम को भी परास्त किया जो गुजरात का शासक था, और कामबख्श को हैदराबाद के पास, हैदराबाद के बाद पराजित किया। और इन दोनों को पराजित करने के बाद, दोनों को परास्त करने के बाद गद्दी पर बैठा। जब वो गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद मुअज्जम के नाम से नहीं बैठा, उसने बहादुर शाह 1 की उपाधि ली। बहादुर शाह 1 की उपाधि ली, ये उपाधि ग्रहण किया और शाह आलम के नाम से गद्दी पर बैठा।
शाह आलम के नाम से गद्दी पर बैठा। याद रखिएगा, मोहम्मद मुअज्जम जो काबुल का शासक था, दोनों भाई को परास्त किया। परास्त करने के बाद बहादुर शाह की उपाधि लगाई और गद्दी पर जब बैठा तो शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद के शासकों का नाम हम देख लेते उत्तरवर्ती मुगल काल के। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1, जहादर शाह, जहादर शाह, फरुख सियर, रफी दौला, रफी उद्दौला, और रफी उद्दराज, रफी उद्दराज। ये 4 शासक का क्रम जो 1719 तक शासन किए। इसके बाद मोहम्मद शाह 1, मोहम्मद शाह 1 अर्थात रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और लास्ट बहादुर शाह द्वितीय। ये सब कब के शासक है? आफ्टर औरंगजेब के बाद के शासक।
क्लियर? चलिए, तो एक एक करके हम इन मुगल शासकों का कार्य और क्या क्या योगदान रहा और किस तरह से मुगल के पतन के कारण भी बने, उस पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन, इसका टाइम पीरियड है 1707 से 1712। सत्रह सौ सात से 1712 अपने दोनों भाई को परास्त करके मुगल शासक बना। इसका मूल नाम मुअज्जम है, मूल नाम मुअज्जम। गद्दी पर जब बैठा अपना नाम चेंज किया, बहादुर शाह वन के नाम से गद्दी पर बैठे। बहादुर शाह वन के नाम से गद्दी पर बैठे। इन्हें साहिब-ए-खबर भी कहते हैं, इनको साहिब-ए-खबर भी कहा जाता है। साहिब-ए-खबर इनके काल को समझौते या मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। इनके काल में समझौते या मेल मिलाप की नीति अपनाई। सब ज्यादा देखा जाता है क्योंकि इन्होंने राजपूत राजाओं को और मराठाओं को दोनों को बहुत से जहागीर और प्रमोशन दी। शिवाजी के पुत्र शाहू को जेल से मुक्त कर दिया। राजपूत राजा अजय सिंह और जय सिंह को उनके राज वापस कर दिए। सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने संधि की और इनके काल में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया और एक स्वतंत्र राज्य की राजा बन गया, जिसकी राजधानी लोहगढ़ थी। बुंदेल सरदार छत्रसाल और जाट राजा चूरमल के साथ इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। पहला मुगल शासक था जो स्वीकृति की नीति अपनाई। अभी तक हमने मुगल काल के इतिहास में देखा कि कोई भी मुगल शासक झुकता नहीं था, दबाता था भारतीय राजाओं राजपूत राजाओं को। लेकिन मुगल काल में औरंगजेब के मृत्यु के बाद एक पहला मुगल शासक था जिसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। राजपूतों को, मराठाओं को जेल से रिहा किया, उनको प्रमोशंस दी, ओहदा दिया, स्वीकृति की नीति अपनाई। हाँ भाई ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जहादर शाह। जहादर शाह जहादर शाह जो दूसरे मुगल शासक है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1712 से 1713। आज इनकी खत्म हो गया, खैर कोई बात नहीं। इनके काल में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार का प्रभाव बढ़ा। इनके शासनकाल में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान गुट का प्रभाव भरा। जिसने उत्तराधिकारी के युद्ध में मदद की थी। जुल्फिकार को
अपना वजीर बनाया और इन्हीं के इशारों पर शासन करने लगा, क्योंकि ये वही जुल्फिकार है जिन्होंने अपने दोनों भाई इसको बहादुर शाह को जब राजा बनाया था तो इनको उत्तराधिकारी के युद्ध में मदद किया था, और जुल्फिकार को इसके बड़ा पद दिया गया कि शासन खान में इनको वजीर बनाया गया और इन्हीं के इशारों पर शासन करने लगा जहादर शाह। जहादर शाह अपने विवेक से शासन नहीं करता था, इसलिए इसे मूर्ख या लंपट राजा कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इसे मूर्ख या लंपट राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने विवेक से शासन नहीं करता था। इन्होंने भी मेल मिलाप की नीति जारी रखी। आमेर के राजा जय सिंह और सवाई की उपाधि दी। आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान किया इन्होंने। उन्हें मालवा का सूबेदार भी बना दिया। इसी प्रकार राजपूत राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बना दिया। इन्होंने मराठाओं को सरदेशमुखी के साथ साथ चौथ नामक कर वसूलने का भी काम दिया। इन्होंने मराठाओं को टैक्स वसूलने का काम दिया था। चौथ जो होता था एक टैक्स होता था और सरदेशमुखी। जब मैं मराठाओं का अलग से क्लास लूंगा तो दोनों टैक्स को